सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल लाहौर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 हिंदी की पुस्तक वसंत का अध्याय 11 जो देख कर भी नहीं देखते। इस अध्याय को हम पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो हम इसको प्रारंभ करते हैं एक बार लेखिका के परिचय से। चलिए देखिए, आप ये आराम से ध्यान से इनको देख लीजिए। इनका नाम है हेलेन केलर। ये हेलेन केलर अमेरिका की रहने वाली थी और जन्म से ही इनको दिखाई नहीं देता था, जन्मांध जिसको कहते हैं, तो ये जन्मांध थी। और इनका जन्म 1880 में हुआ और इनका देहांत 1968 में हुआ अमेरिका में। अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। हेलेन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। अब आप कल्पना कीजिए कि जो न तो सुन सकता हो, न जो देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वह 1.5 वर्ष की थी तो बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती है, मुझे ये तो याद ही नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत में भी आई थी। तो अब इस पाठ को हम लेते हैं। तो ये वसंत पुस्तक कक्षा 6 की हिंदी की, उसका अध्याय 11 है, जो देख कर भी नहीं देखते। जो देख कर भी नहीं देखते इसका मतलब है कि जो ठीक प्रकार से काम नहीं करते, यानी जो उनके पास में पूरी योग्यता है उसका वो पूरा उपयोग नहीं उठाते। यानी जिसके पास हाथ हैं, आँख है, उसके उपरांत भी वो जितनी क्षमता से काम कर सकते हैं उतनी क्षमता से काम नहीं करते। तो अब हेलेन केलर कह रही है कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करके वापस लौटी। जंगल की सैर का मतलब जंगल में घूम के, जंगल में विचरण करके वहाँ से वापस लौटी। तो मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? तो उनका जवाब था, कुछ खास तो नहीं। तो मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। और इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है।
कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर देता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छू लेने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं और इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी उनकी क्षमताओं की मनुष्य अपनी कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। सचमुच हेलन केलर ने अपनी भावना को किस प्रकार से प्रकट किया है। उनकी आंखें नहीं थी फिर भी वो प्रकृति का कितना आनंद उठाती थी। स्पर्श के माध्यम से वो सब चीज़ों को अनुभव कर लेती थी और एक दुनिया में जिन लोगों की आंखें हैं जो देख सकते हैं वो अपनी आंखों की कदर नहीं करते हैं, उसका वो पूरा लाभ नहीं उठाते हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रेरणादायक पाठ है। हम आगे अब इसके पाठ के तो प्रश्नोत्तर से पहले हम इसके कठिन जो शब्दार्थ पाठ में हैं उनको देखते हैं। परखने का मतलब होता है जांचना। अचरज का मतलब आश्चर्य, हैरानी। रोचक, अच्छी लगने वाली, या अच्छी लिखा है आप इसको पढ़ना अच्छी। समा, वातावरण। मुग्ध, मोहित। क्षमता, ताकत। कदर, पहचानना। आस, उम्मीद। अब इसके बाद में कुछ और शब्द हैं, इसके वो देखते हैं। नियामत का मतलब है ईश्वर की देन। इंद्रधनुषी रंग, अनेक प्रकार के रंग। अब इसके हम जो प्रश्नोत्तर हैं उनको देखते हैं। तो अभ्यास के प्रश्न इसके हैं पाठ्यपुस्तक से, निबंध से। तो इसका पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो इसका उत्तर है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि अक्सर आंखों वाले लोग उनसे कहा करते थे कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा। प्रकृति की जो सुंदरता, यहाँ पे सुंदरता पढ़ना, प्रकृति की जो सुंदरता आंखें न होते हुए भी वह महसूस कर लेती थी। जिस जादू के स्पर्श से वह रोमांचित हो जाती थी, उस खूबसूरती को उनके दृष्टि संपन्न दोस्त देख ही नहीं पाते थे। प्रकृति का जादू हर वक्त उनकी आंखों के सामने होते हुए भी उनके हृदय में कोई रोमांच पैदा नहीं कर पाता था। संभवतः इसके पीछे यही कारण था कि आंखें होते हुए भी वे बहुत कम देखते थे। अब प्रश्न नंबर 2 है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति आप जानते ही हैं, जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो पेड़ पौधे जो अपने आप उगा हुआ है, जो अपने आप बना हुआ है, जो कोई पहाड़ है, चाहे कोई नदी है, झील है, तालाब है, जंगल है, जो अपने आप इस पृथ्वी पर है, उसको प्रकृति कहा गया है। तो प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है, अलग अलग वृक्षों की अलग अलग छाल। छाल आप जानते हैं, जो वृक्ष के ऊपर का जो वृक्ष का जो तना होता है, उस तने के ऊपर जो ऊपर का खोल होता है कठोर, उसको छाल कहा जाता है। उसको उतारते हैं तो ऊपर से उसकी परतें उतरती है। तो अलग अलग वृक्षों की अलग अलग छाल और पत्तियां होना, बसंत के मौसम में स्वतः ही कलियों का खिलना, फूलों की पंखुड़ियों की अलग अलग घुमावदार बनावट और उनकी मुलायम सतह, ये सब प्रकृति का जादू ही तो है। तो इन सबको प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, कुछ खास तो नहीं,
हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? हेलेन की मित्र जब जंगल की सैर से वापस लौटी तो हेलेन ने उनसे पूछा कि उसने जंगल में क्या देखा। इस पर जवाब था, कुछ खास तो नहीं। हेलेन को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह इस तरह के जवाबों की आदी हो चुकी थी। आदी का मतलब इस तरह के जवाब लोग देते थे और वो बहुत बार पहले सुन चुकी थी। अक्सर लोग यह कहा करते थे कि उन्हें कुछ खास नजर नहीं आया। प्रश्न नंबर 4, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर है, हेलेन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल को छूकर पहचान लेती थी। वह कलियों और फूलों को उनकी मखमली सतह और घुमावदार बनावट के आधार पर पहचान लेती थी। चिड़िया के मधुर स्वर सुनकर भी वह पहचान लेती थी। प्रश्न नंबर 5, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर है, आंखें अनमोल होती है और दुनिया की सारी खूबसूरती आंखों से ही है। जीवन के सभी रंग आंखों से ही है। आंखें न हो तो जीवन में कभी न समाप्त होने वाला अंधकार छा जाए। आंखें ईश्वर का आशीर्वाद है। इनकी सहायता से जीवन में खुशियों के सभी रंग भरे जा सकते हैं। अगर आंखें स्वस्थ हैं तो जीवन की हर खुशी पाई जाती है या पाई जा सकती है। अब प्रश्न लेते हैं कुछ निबंध से आगे। तो इसका पहला प्रश्न है, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ इसकी सामूहिक चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, आज घर से निकलते ही, वैसे आप जो इस देखते हैं घर से निकलकर आप कहीं जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो जो आप रास्ते में देखते हैं वह आप बता सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर इस प्रकार से भी हो सकता है, आज घर से निकलते ही मैंने गली में कुछ लोगों की भीड़ देखी। वे लोग हाथों में अखबार लिए हुए थे, किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। मोड़ पर आकर कुछ देर इंतज़ार के बाद स्कूल की बस आई, मैं उसमें बैठ गया। सड़क पर आज गाड़ियों की भीड़ ज़्यादा थी, चारों ओर हॉर्न का शोर था। लगभग 15 मिनट तक रास्ते में जाम लगा रहा, फिर भीड़ घटी और बस आगे बढ़ी। आगे जाने पर पता चला कोई दुर्घटना हो गई है। एक वाहन उल्टा पड़ा था। वहाँ का दृश्य देखकर मन दुखी हो गया। लगभग 10 मिनट बाद में विद्यालय पहुँच गया। प्रार्थना की घंटी लग चुकी थी। मैं दौड़ता हुआ कक्षा में गया। अब इसी का दूसरा प्रश्न है, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसे लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया विचित्र सी लगती होगी। कहीं कोई दौड़ता हुआ दिखता होगा, कहीं कोई हाथ हिलाकर कुछ कहता हुआ, कहीं दो लोग आमने सामने खड़े होकर होठ हिलाते दिखाई देते होंगे। इन सब का कोई अर्थ समझ में नहीं आता होगा। सारी दुनिया अपनी धुन में लगी नजर आती होगी और इन सब के बीच में न सुन पाने वाले व्यक्ति अलग थलग घबराया हुआ सा दिखाई देता होगा। वह न तो अपनी बात दूसरों को समझा सकता है और न ही दूसरों की बात समझ सकता है, इसलिए वह किसी से घुल मिल नहीं पाता होगा। प्रश्न नंबर 3, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे सुनकर, सूंघ कर, यहाँ इसको सूंघ कर पढ़ना, चख कर, छू कर, यहाँ छू कर की जगह छू कर, अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं, लिखो। उत्तर इसका होगा, हम उनसे निम्न प्रश्न कर सकते हैं। वे सुनकर कैसे जान जाते हैं कि आवाज़ किस पक्षी की है? वे सूंघ कर ही कैसे जान लेते हैं कि पास में किसके फूल के वृक्ष हैं? वे स्वाद से किस खाद्य पदार्थ की पहचान लंबे समय तक कैसे याद रख पाते हैं? और वे छूकर कैसे जान लेते हैं कि उनके पास कौन सा मित्र खड़ा है? तो ऐसे प्रश्न हम उनसे पूछेंगे। हमें अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस कर सकते हो। सुनकर, सुनकर हम कोयल का मधुर स्वर सुन सकते हैं, उसको पहचान कर सकते हैं। और कौवे की कर्कश आवाज़, उसकी कठोर आवाज़, उसको भी हम
महसूस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। चख कर हम अचार की खटास है, आम की मिठास है, इसको हम पता लगा सकते हैं सूंघ कर। रसोई में पक रहा भोजन है, फूल की खुशबू है। और छूकर आग की गर्मी है, बर्फ़ की ठंडक है, इनको हम छूकर पहचान कर सकते हैं। अब अगला है भाषा की बात। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे से कुछ और शब्द दिए गए हैं। बताओ कि किन चीज़ों को स्पर्श ऐसा होता है। चिकना, चिपचिपा, मुलायम, खुरदरा, सख्त, भुरभुरा, ये किन किन के स्पर्श ऐसे होते हैं। चिकना होता है घड़ा और फर्श, इसका स्पर्श हो सकता है। मुलायम बिस्तर और कपड़े का। सख्त दीवार और लोहा हो सकता है। चिपचिपा तेल और पिघला हुआ गुड़। खुरदरा फर्श और पेड़ की छाल। भुरभुरा रेत और मिट्टी का ढेर। तो यानी ये जो चिकना, मुलायम, सख्त, चिपचिपा, खुरदरा, भुरभुरा, ये जो आगे लिखे हैं वो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो ऐसी हो सकती है। अब इसी का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। ऊपर रेखांकित शब्द क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती है। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। और भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो, और इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। देखिए इसमें शब्द हैं। पहला शब्द है मिठास। तो मिठास यह विशेषण शब्द मीठा से बना है। बुढ़ापा यह विशेषण शब्द बूढ़ा से बना है। और ताजगी यह विशेषण शब्द ताज़ा से बना है। भूख यह विशेषण शब्द है भूखा, इससे बना है। घबराहट, तो घबराहट यह क्रिया शब्द घबराना से बना हुआ है। क्रोध यह एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। और शांति यह विशेषण शब्द शांत से बना है। और बहना यह क्रिया शब्द बहाव से बना हुआ है। मजदूरी यह जातिवाचक संज्ञा शब्द मजदूर से बना है, मजदूरी। ऐसे इसमें चार शब्द हो रहे हैं। भोलापन, तो यह विशेषण शब्द भोला से बना है। और फुर्ती यह एक भाववाचक संज्ञा शब्द है जो फुर्त या फुर्तीला विशेषण शब्द से बनी है। एहसास यह भी एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब इसका हम अगला प्रश्न देखते हैं। मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, उन पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करें। देखिए तो इसमें जो वाक्य बनाएंगे हम, ये देखिए प्रश्न नंबर 3 है। एक बार फिर से इसको हम देखते हैं। देखिए, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। अब इसमें रेखांकित शब्द एक तो ये आदी है जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, और दूसरा उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। अब ये दो आदि लिखे हैं, एक में बड़ी ई की मात्रा है और एक में छोटी की मात्रा है। अब ये उच्चारण में आपको ज़्यादा फर्क नहीं लगता। इसमें आदि, आदि और आदि ऐसे लगभग एक जैसे शब्द हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते लगते हैं, पर इनके अर्थ अलग अलग हैं। अब नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए हैं, वाक्य बनाकर इनका अर्थ आपको स्पष्ट करना है। अब देखिए शब्द कौन से हैं? अवधि और अवधि, में और मैं, मेल और मेल, और दिन और दीन, सिल और शील। अब इनको वाक्य बनाकर इनका अर्थ हमें अलग अलग स्पष्ट करना है।
अब देखिए इसको अलग अलग हम देखते हैं। देखिए यह है शब्द है अवधि, ये शब्द है अवधि। अब इसका वाक्य बनेगा राम के वनवास की अवधि 14 वर्ष की थी। अवधि का मतलब हो गया कोई एक टाइम पीरियड हो गया, उसको अंग्रेजी में कहेंगे तो हम टाइम पीरियड, कोई एक समय की सीमा होती है। अब जैसे सप्ताह, सप्ताह की अवधि 7 दिन की होती है, पखवाड़ा इसकी अवधि होती है, माह इसकी अवधि अलग दिनों की होती है, ऐसे ही दिन रात है इसकी अवधि 24 घंटे की होती है। तो अवधि का मतलब हो गया कोई एक जो टाइम पीरियड है उसको हम कहेंगे अवधि। और दूसरा शब्द है अवधि। अब यह रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया, तो ये एक भाषा है अवधि। तो अवधि और अवधि इन दोनों में ये अंतर हो गया, एक तो टाइम पीरियड है और एक भाषा है। अब मिलते जुलते दूसरे शब्द है, एक तो मैं, एक तो है मैं। अब जैसे मैं दूध में पानी मत मिलाओ, तो मैं का मतलब हो गया अंदर। अब घर में चला गया, या दूध में पानी मत मिलाओ, या चाय में 4 चम्मच चीनी डाल दीजिए, तो ये मैं हो गया। और दूसरा शब्द है, ये यहाँ इसमें ठीक नहीं लिखा हुआ, ये मैं है। ये 2 शब्द हैं यहाँ पे इसकी जगह। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। इसका मतलब मैं का मतलब स्वयं से है। आप कहते हो कि मैं इतने बजे वहाँ जाऊँगा और मैं कल वहाँ गया था, तो आप स्वयं के बारे में बात करते हैं, तो ये मैं है। अब ये आगे वाले शब्द आगे मेल। मित्रों को आपस में मेल से रहना चाहिए। ये मेल का मतलब है मेल जोल, आपस में मिलना जुलना, स्नेह से रहना। और दूसरा है मैल। मैल होता है कपड़ों का मैल साबुन लगाने से जाता है, तो मैल का मतलब हो गया जो गंदगी है, ये इसका मतलब हो गया। अब 2 शब्द उसमें शब्द हो रहा है और, तो इसका मतलब हो गया अंतर से है। सड़क के दोनों ओर छायादार पेड़ है। और दूसरा हो गया और, नहीं ऊपर वाला जो और है इसका मतलब हो गया इशारे की तरफ है कि तुम उस ओर चले जाओ, सड़क के दोनों ओर छायादार पेड़ है, तो यानी सड़क के दोनों किनारों की ओर। और ये दूसरा शब्द है और इसको इसका जो अर्थ होता है वो 2 के बीच में अंतर से लिया जाता है। जैसे नेहा और अंशु दोनों बहनें हैं, तो और है, इसकी जगह वह का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आगे वाले इसमें और देखते हैं। एक तो है दीन। अब इसमें फिर इसमें मिस्टेक है, ये दीन ऐसे नहीं है, इसकी जगह ये दिन है, ये दिन है, ये दिन है। तो आप इसका सेंटेंस बना देंगे, वाक्य बना देंगे, आज दिन बड़ा सुहाना है। और दूसरा है दीन। तो इस दीन का मतलब हो गया जो गरीब है, कमज़ोर है, लाचार है, तो इसका वाक्य बनाएंगे दीनों की सहायता करनी चाहिए। तो दिन और दीन। फिर ये देखिए ये है सिल। तो ये सिल का मतलब हो गया कोई पत्थर की जैसे शिला होती है, तो ये उसके लिए लिया गया है। तो इसका वाक्य बना देंगे सिल पर मसाला पीसो। कई घरों में पुरानी जो कुछ पत्थर की शिलाएं होती है जिसमें मसाला वगैरह पीसते हैं, तो ये सिल है। और दूसरा है शील। तो शील का मतलब स्वभाव से हो गया, और शील का मतलब अच्छा। तो रमेश शील स्वभाव का व्यक्ति है। तो इस प्रकार से हमने ऐसे शब्दों के हमने अलग अलग वाक्य बनाए हैं जो दिखने में एक जैसे लगते हैं, केवल उसमें मात्रात्मक उसमें फ़र्क होता है, उच्चारण उनका एक जैसा होता है। और कभी कभी इसमें हम एक प्रकार से कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या इसका अर्थ है, और कई जगह इसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। और ये एक विशेष इसका प्रश्न था। अब हम आगे वाला प्रश्न लेते हैं जो अनुमान और कल्पना के आधार पर है। तो इससे इसमें ये 1 2 3 और 4 5 6 इसमें प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों से पहले एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और फिर उस तस्वीर के आधार पर ये 6 प्रश्न हैं। तो पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, कौन सी है। तो ये तस्वीर है। इस तस्वीर में आप क्या क्या देख रहे हो, इसको अच्छी तरह से आप ध्यान से देख लीजिए। फिर यानी कि इसमें क्या क्या है, देखिए दोनों तरफ भवन है इसमें, और ये कोई बिजली के तारों का जाल है, पेड़ है, वृक्ष हैं, ये कई वाहन खड़े हैं,
कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं ये शायद ये कुछ कपड़े सूख रहे हैं। तो अब अच्छी प्रकार से आप इसको देख लीजिए। अब पीछे इसमें आसमान दिखाई दे रहा है। अब इस तस्वीर के आधार पे कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब वो कौन कौन से प्रश्न हैं, उनके हम क्या क्या उत्तर होंगे, उसको हम लेते हैं। तो इस तस्वीर के आधार पे हम प्रश्न लेते हैं। तो पहला इसका प्रश्न है कि इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है? तो इसका उत्तर है, इस तस्वीर में मेरी पहली नज़र आसमान से आ रही रोशनी की तरफ जाती है। दूसरा प्रश्न है, गली में क्या क्या चीज़ें हैं? तो उसका उत्तर है, गली में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लिए जा रहा है, कुछ बच्चे बैठे खेल रहे हैं, एक औरत दिखाई दे रही है, एक साइकिल खड़ी है, गली पक्की है। दूर खड़ा एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है, कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद में तीसरा इसका प्रश्न है, इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होंगी? तो इसका उत्तर है, सुबह के वक्त गली में साइकिल की घंटियाँ, मंदिर की ध्वनियाँ सुनाई देती होंगी। दोपहर के वक्त फेरी वाला, ठेले वाला, कबाड़ी वाले की आवाज़ आती होगी। शाम के वक्त साइकिल की घंटियाँ, वाहनों का शोर, रेडियो पर बजते गाने। रात के वक्त आते जाते लोगों के कदमों की आवाज़। तो इस प्रकार से कल्पना के आधार पर हम इसका उत्तर ऐसे दिया है। चौथा प्रश्न इसका है, अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी? तो उत्तर है, रात के समय ये सुनसान रहती होगी और सुबह शाम चहल पहल रहती होगी, यानी आना जाना लोगों का लगा रहता है, तो उसको चहल पहल कहते हैं। और प्रश्न नंबर इसका 5 है, ये तारें गली को कहाँ कहाँ से जोड़ती होंगी? तो उत्तर है, बिजली की तारें गली को ट्रांसफार्मर से जोड़ती होंगी। इसके अलावा दूरभाष व केबल, इसको केबल की जगह आप केबल पढ़िएगा, केबल, तो केबल की तारें भी होंगी। दूरभाष की तारें मुख्य दूरभाष बॉक्स से जुड़ती होंगी। और प्रश्न नंबर 6, साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा? तो साइकिल वाला घर से आकर ऑफिस जा रहा होगा। तो ये चित्र को देख के और कुछ इस प्रकार के प्रश्न थे जिसके उत्तर आपने दिए हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक बहुत ही शानदार पाठ, जो देखकर भी नहीं देखते, अध्याय 11 कक्षा 6 हिंदी की पुस्तक वसंत, ये समाप्त हुआ है। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ में। और आपको अगर ये पाठ अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।